नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। बंगाल का पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही नाजुक बन चुके हैं। सिचुएशन इतना ही सेंसिटिव हो गया है कि थोड़ा से इधर से उधर हो जाए तो यहाँ पर मुसीबत के पहाड़ टूट सकते हैं। और इसलिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह जी को कलकत्ता में आना पड़ा। बंगाल में 3 दिन बिताना पड़ा और माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के साथ एक के बाद एक बैठक करना पड़ा। एक्चुअली देखा जाए तो ऑफिशियली इस दौर को बोला गया था कि ये प्रशासनिक दौर है और इसलिए कभी बीएसएफ के साथ मीटिंग हुआ, कभी नॉर्थ बंगाल में मीटिंग हुआ, कभी लाल बाजार में मीटिंग हुआ। लेकिन एक्चुअल बात कुछ अलग है, क्योंकि जब अमित शाह जी कलकत्ता छोड़े उसके तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के घर में एक हाई प्रोफाइल कोर कमेटी का बैठक हुआ। उस बैठक में कौन कौन था ये जानने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल लेकर सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप कितना अभी चौकन्ने है। यहां पर शुभेंदु अधिकारी जी माननीय मुख्यमंत्री तो था ही, उसके साथ प्रदेश सभापति समीक भट्टाचार्य जी उन्हों भी था। उसके साथ दो जो नेशनल ऑब्जर्वर है सुनील बंसल जी और अमित मालवीय जी, दोनों ही वहां पर थे। वहां पर ओजीएस जो है अमिताभ चक्रवर्ती जी और सतीश धन जी वो भी थे। और 5 जो यहाँ पर संगठन का संपादक है लॉकेट चट्टोपाध्याय से लेकर ज्योतिर्मय सिंह महातो, सौमित्रो खां से शशि अग्निहोत्री से बापी गोस्वामी तक सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। देखिए, इस कोर कमेटी के बैठक में क्या बुलाया गया, कैसे डिस्कशन हुआ, वो तो आम जनता नहीं जान सकता है। यहां पर बोला जा रहा है कि पार्टी अभी एक ही चीज देख रहा है कि तृणमूल का जो जो दोस्त था वो इस पार्टी के अंदर नहीं घुसना चाहिए। तृणमूल में जो बोला जाता था कि तोलाबाजी और सिंडिकेट राज सबसे ज्यादा है, वो भाजपा वाले कभी नहीं कर सकता है। अगर करेंगे तो करे से करे कार्रवाई उनको फेस करना पड़ेगा। ये तो बोलने का बात है, लेकिन सच में क्या ऐसे सिचुएशन है? लेकिन ऐसे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अभी जो चीज सबसे बड़ी बात है वो है तृणमूल का जो जनप्रतिनिधि है, जो एमपीज है, जो एमएलएज है, उसके साथ कैसे रिलेशन बनेंगे। अगर इन लोगों का इंक्लूजन नहीं होता है तो सेंट्रल का जो मैथमेटिक्स है, सेंट्रल का जो 2/3 मेजोरिटी वाला पार्ट है, वो सिचुएशन सॉल्व नहीं होता है। और अगर ये इंक्लूजन हो जाता है तो यहाँ का जो वर्कर है, यहाँ का जो पार्टी का समर्थक है, उसका गुस्सा टूट पड़ रहा है, जो अगले दिन आने वाले चुनाव में वोट बैंक के बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, वो सारी चीज डिस्कशन हुआ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े मुद्दे की बात है कि वेस्ट बंगाल में अभी तो डबल इंजन सरकार आ गया है, अभी एक्सक्यूज देने का कोई जगह नहीं है। तो ऐसे काम करना पड़ेगा जहां पर तृणमूल कांग्रेस, स्पेशली ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी मुंह उठा के भी बात करने का क्षमता नहीं रखे। और हमको यह देखने को मिलता है आज विधानसभा सदन में एक धमाका कर दिया माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी। और ये अमित शाह जी का सफर खत्म होने के जस्ट बाद ही होता है, तो ये सारे एजेंडा में था, ये तो आप पकड़ ही ले सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा जो प्रोग्राम होता है 21 जुलाई, जहां पर ममता बनर्जी उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो सब कुछ सामने लाते हैं। वो बस जो उनका पॉलिटिकल ताकत है ये लोगों को दिखाता है। अभी इस बार तो वो वाला पार्ट बिखर गया है, 4 टुकड़े में वो बट गया है, तो वो वाला इंपैक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी मुंह खोलेंगे और वहां पर भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए सारे जो अपोजिशन है उनको इकट्ठा लाने की कोशिश करेंगे, ये तो तैयार है। तो वो वाला सबसे पहले चौपट करना था। इसलिए आज शुभेंदु अधिकारी जी ने क्या किया, जो 21 जुलाई जब ममता बनर्जी क्षमता में आने के बाद एक कमीशन क्रिएट किया था एक जस्टिस के लीडरशिप में, वो वाला फाइल आज सदन में टेबल कर दिया, जहां पर क्लियरली ये बोल दिया कमीशन के रिपोर्ट को सामने रखते हुए कि यहां पर जो 21 जुलाई वाला प्रोग्राम था वहां पर मनीष गुप्ता तब का जो होम सेक्रेटरी था, उनके उंगली के निशान में ये सारे सब कुछ हुआ था। लेकिन ये मनीष गुप्ता को ममता बनर्जी ने एमएलए नहीं बनाया, अपने मिनिस्ट्री का भी पार्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, बाद में ये जब इलेक्शन हार जाता है तो इनको एमपी भी बना देता है ममता बनर्जी। अब इस मनीष गुप्ता को इतना कुछ करने का क्या जरूरत था? ये मनीष गुप्ता को सामने रखते हुए पूरा पॉलिटिक्स करना है, इनको बचाना है। इसलिए 21 जुलाई का जो रिपोर्ट ये एक्स जस्टिस के लीडरशिप में हुआ था, वो इसलिए ममता बनर्जी सामने नहीं लाया।
ये सब जो राज था आज शुभेंदु अधिकारी ने खोल दिया। इसके मतलब 21 जुलाई प्रोग्राम करने के पहले ममता बनर्जी लिटरली बैकफुट में चला गया। ममता बनर्जी का पॉलिटिकल जो जमीन है वो कैसे खिसक रहा है वो शुभेंदु अधिकारी ने दिखा दिया। और भी एक इंपॉर्टेंट बात आज हो गया, जहां पर तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा एजेंडा था, सबसे बड़ा प्रोपोगंडा था कि भाजपा जो है वो एंटी बंगाल है, वो बंगाल को सम्मान नहीं करते हैं। और अगर यहां पर भाजपा का गवर्नमेंट बन जाता है तो जो दिल्ली से चलाता है, जो बाहर बंगाल के बाहर से है, वही लोग यहां पर डोमिनेट करेंगे और बंगाल का जो एक्चुअल कल्चर है उसको खत्म कर देंगे। ये वाला जो नैरेटिव था इसको तोड़ना बहुत जरूरी था। इसलिए स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस, युक्त फ्रंट, वाम फ्रंट, तृणमूल कांग्रेस जो काम नहीं कर पाया वही वाला काम बस 2 महीना होते हुए शुभेंदु अधिकारी का गवर्नमेंट आज कर देता है। क्लियरली बोल देता है कि 1 सितंबर से बंगाल में जितना भी सरकारी तरीके से काम चलेगा वहां पर मातृभाषा बांग्ला में वो काम करना जरूरी होगा। सारे जो दलील होगा वो बंगाली लैंग्वेज में ही होने वाला है। और इतना बड़ा स्टेप क्यों लेता है? क्योंकि होम मिनिस्ट्री से माननीय मुख्यमंत्री के पास रिक्वेस्ट आते हैं आप ऐसे इंप्लीमेंट करो, इसमें जो आम जनता है उनके काम में बहुत सुविधा हो जाएगा। तो देख लीजिए ममता बनर्जी का एक एक जो स्कोप था पॉलिटिकल वापसी आने का, वो सारी चीज यहां पर खत्म हो रहा है। और उसको करने के लिए ये शुभेंदु अधिकारी जी अमित शाह जी के परामर्श में ही कर रहे हैं। बस यहां पर ही बात खत्म नहीं होता है। बंगाल में अभी सरकार बदल हुआ है, लेकिन पहले से ही यहां पर इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था बंगाल का हालत बहुत ही खराब है। बंगाल में ममता बनर्जी पिछले 15 साल में जो सिचुएशन क्रिएट कर दिया वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। ममता बनर्जी तो ऐसे ही बॉर्डर में फेंसिंग नहीं करने देता है और इसलिए बांग्लादेश को यूज करते हुए जो मौलवादी शक्ति है वो लोग भारत में घुस जाते हैं। वो तो बंगाल को जला ही रहा है। अगर 26 में यहां पर परिवर्तन नहीं होता तो वो पूरा भारत के लिए डेंजर बन जाते थे। अभी वहां पर तो फेंसिंग का काम चालू हो गया। जो काम इतने सालों से ममता बनर्जी बहुत शिद्दत से रुका के रखे थे वही काम बस 2 महीना में एकदम वंदे भारत के स्पीड में जा रहा है। तो इसके मतलब नए जो यहां पर चेंज होने वाला है, नए जो लोग यहां पर घुसने का कोशिश करेगा वो तो रुका जाएगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी यहां पर छुप चुके हैं, जो लोग यहां पर ऑलरेडी स्लीपर सेल बन चुका है, उसके लिए क्या करेंगे? तो यहां पर भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के रिक्वेस्ट में, उनके सजेशन में एक नए चीज होता है। जैसे हम पूरा भारत में देखते हैं NIA है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में अभी SIA होगा। इसके मतलब यहां पर जो स्लीपर सेल है वो स्लीपर सेल और इतना एक्टिव नहीं हो पाएंगे। सबको चुना जाएगा, सबको यहां पर जांचा जाएगा और उसके बाद अगर सच में उसके कुछ एक्टिविटी मिलता है जो भारत के स्वतंत्रता के लिए, भारत के इंटीग्रिटी के लिए क्वेश्चन उठाएगा, उसको जो भी कानूनी कार्रवाई करना है वो वाला चीज करने वाला है। ऐसे कंसेप्ट हो सकता है, ये शायद अमित शाह जी छोड़ के और कोई नहीं सोच सकते थे। यहां पर ही बात खत्म नहीं होता है। अमित शाह जी भी ये भी सजेस्ट करके जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश ने जोगी बाबा ने ATS खड़ा कर दिया, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, वैसे ही ATS अभी वेस्ट बंगाल में भी चालू करना है। इसके मतलब वो जो एक्टिविटी है जो हम बार बार देखते हैं मुर्शिदाबाद, मालदा, जहां पर माइनॉरिटी ही मेजॉरिटी है, मुस्लिम का बहुत ही बरवा है और वहां पर कुछ भी इशू होता है एंट्री सेंट्रल ये स्टेप लेता है। यहां पर प्रोटेस्ट के नाम में हिंदुओं का घर जलाया जाता है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, हिंदू को घर छोड़ने के मजबूर किया जाता है। यहां पर जो सरकारी संपत्ति है वो ढंग से होता है। वो सारे चीज अभी रुकना है, रुकना नहीं, जो लोग करने का कोशिश भी करेंगे, सोचेंगे, उसको ऐसे कानूनी कार्रवाई करना है कि उसके अगले 14 पीढ़ियों तक ये सब सोचने के लिए भी हैरान रह जाएगा। यहां पर भी बात खत्म नहीं होता है। ममता बनर्जी ने एक चीज किया था, यहां पर बहुत सारे मेडिकल वीसा दिया जाते थे जो यूज करके बांग्लादेशी यहां पर आ जाते थे और यहां पर आके यहां पर ही घर बैठा लेते थे और उसके बाद उसका वीसा एक्सपायर हो जाते थे।
वो यहाँ से छोड़ के नहीं जाते थे और यहाँ का इंडियन सिटीजन का जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है उनको प्रोवाइड किया जाता था। क्यों? क्योंकि यह ममता बनर्जी का वोट बैंक बन चुका है। इसलिए हमने बार बार सवाल उठाए थे कि जैसे कश्मीर में हर घर में नॉक नॉक करके आर्मी ने ढूंढता है कौन एंटी इंडिया काम कर रहा है, कौन वहां पर देशद्रोही छुपा के बैठा है, वैसे ही सेम चीज बंगाल में भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर ये चीज इंप्लीमेंट नहीं होता है तो बंगाल छोड़ दो, पूरा भारत के लिए ये बहुत बड़े दिक्कत के काम आ जाएगा। और यहां पर बोल देता है कि एक नए यूनिट होगा कोलकाता पुलिस का जिसका नाम होगा STFD, जिनका काम ही रहेगा ऐसे घर घर जाके तलाशी करना। अगर किसी भी कोने से ये रिपोर्ट आता है कि कोई भी बाहर का आते हैं और भारत में आके छुप जाते हैं, बंगाल में आके छुप जाते हैं, तो उसको निकाला जाएगा और उसके बाद इनको BSF के हाथ में दिया जाएगा। उसके बाद BSF को जो करना है, डिपोर्ट करना है, सब कुछ कर लेंगे। मतलब जो क्लीनिंग हम मांग रहे थे, एकदम पूरे तरीके से सिस्टम को क्लीन करना है, जहां पर कोई भी यहां पर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, वही वाला एक्टिविटी का स्टेप्स 1 by 1 यहां पर इंप्लीमेंट होने वाला है। क्योंकि अमित शाह जी यहां पर आके जो मीटिंग किया उसमें कानून व्यवस्था, विचार व्यवस्था और पॉलिसी सिस्टम उसके लिए पूरे के पूरे चेंज करना था। ममता बनर्जी अभी तक यहां पर BNS भी चालू नहीं होने दिया था, वो तो चालू कर दिया, लेकिन उसका जो सुफल है, उसका जो पॉजिटिव आउटपुट है, वो तो लोगों को पहुंचाना है। और इसलिए ये सारे चीज करने का बहुत ही जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए पश्चिम बंगाल का एक जो पार्ट है जिसको चिकन स्नेक के नाम से जाना जाता है, वो अभी सबसे सेंसिटिव एरिया बन गया है। क्योंकि वो ऐसे एक एरिया है जहां का एक साइड में बांग्लादेश है, एक साइड में नेपाल है, एक साइड में चाइना है, और इन सभी का नजर वो चिकन स्नेक पे है। एक बार वो ब्लॉक किया दिया जा सकता है, एक बार वो काट दिया जा सकता है, तो पूरा नॉर्थ बंगाल छोड़ दीजिए, पूरा जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो दिक्कत में आ जाएंगे। और इसलिए इस जगह को बहुत ही पैशनेटली हैंडल करना पड़ेगा। यहां पर सिस्टम ऐसे खड़ा करना पड़ेगा कि भारत के लिए कोई दिक्कत का काम नहीं होगा। वो कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसका विस्तारित मीटिंग वहां पर जाके BSF से लेकर आर्मी, नेवी जो भी है सबके साथ अच्छे से मीटिंग हुआ। नॉट ओनली दैट, ये जो बॉर्डर फेंसिंग है वो तो हो गया है, लेकिन बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट वहां से ही सबसे ज्यादा तस्करी होता है। तो अभी बोल दिया गया है कि ड्रोन को यूज करो, ऐसे अत्याधुनिक ड्रोन यूज करो कि कोई वहां पर एक कबूतर भी पिंजरा नहीं मार सकता है, कोई तस्करी वहां से नहीं होगा, और वहां पर भर भर के डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये सब कुछ अगर करोगे तो जो बॉर्डर एरिया है वो पूरा के पूरा सिक्योर हो जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे गुजरात, जैसे पंजाब अभी बहुत सिक्योर हो गया है, वैसे ही इस साइड में बंगाल भी वैसे जगह में आ जाएंगे। ये कैसे इंप्लीमेंट करना है वो लेके पूरा चीज चल रहा है। अभी ये अगर सच में हो जाता है तो जो वोट बैंक का पॉलिटिक्स था, जो दुधेल गाय एक बार बांग्लादेश में जाके वहां का सत्ता पलट देता है और उसके बाद बंगाल में आके यहां पर तांडव मचाता है, उसका सारे खेल खत्म हो जाएगा। जो खेल इतने दिन ममता बनर्जी खेल रही थी, और ममता बनर्जी क्षमता से जाने के बाद जो जिसको यूज करके वामपंथी वापस आने का सोच रहे थे, वो खेल का पूरा नारा ही खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, यहां पर बंगाल को डेवलपमेंट भी दिखाना है। ममता बनर्जी एक नारा हमेशा से उठाते थे, बंगाल को किसी भी हाल में हम गुजरात नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश नहीं होने देंगे। बोलने का मतलब यह था कि भाई ये गुजरात और उत्तर प्रदेश में भाजपा का गवर्नमेंट है और वहां पर मुस्लिम के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होता है, तो अगर बंगाल में भी भाजपा आ जाता है तो ऐसे ही होने वाला है। ये जो नैरेटिव है इसको भी तोड़ना बहुत ही जरूरी था। इसलिए जब अमित शाह जी यहां पर आए, यहां पर अमूल का सबसे बड़ा दही प्रोडक्ट करने का जो कारखाना है उसका दारू उद्घाटन कर दिया। और नॉट ओनली दैट, अमूल के पास ये भी प्रपोजल पहुंच गया कि अमूल का जो आइसक्रीम है उसका भी बहुत डिमांड है, तो उसका भी 2 फैक्ट्री अब लगा दो। तो इसके मतलब डेवलपमेंट करो। जैसे गुजरात या उत्तर प्रदेश इकोनॉमिकली बहुत ही आगे चल गया है, बंगाल को भी आगे ऐसे ही बढ़ाना है। बंगाल के जनता के सामने यह प्रूव करना है कि हमको गुजरात और उत्तर प्रदेश मॉडल ही चाहिए। यहां पर आपका धर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप देश के काम में काम रख रहे हो, अगर आप देश के तरक्की के साथ जुड़ रहे हो, तो आपका डेवलपमेंट होगा, सबके साथ सबके विकास होगा। लेकिन अगर आप देश के विरुद्ध में जा रहे हो,
ऐसे काम कर रहे हो जो देश को क्षति पहुंच सकता है, तो आपका हिसाब भी होगा, वो वाला चीज क्लियर हो गया। लेकिन इतने में और एक बड़े प्रॉब्लम आ गया भाजपा के सामने। यहां पर भाजपा ने बोला था कि डेवलपमेंट तो होगा, गवर्नमेंट नौकरी तो होगा, वो सारे चीज तो देखेंगे ही, लेकिन जो गवर्नमेंट एड मिलता है स्पेशली जिसको जरूरत है उसके लिए भी हम करेंगे। और जो ममता बनर्जी वोट खरीदने के लिए राजनीति करते थे उसको खत्म करके सच में जिसको जरूरत है उसके पास हम बहुत सारे ज्यादा पहुंचाएंगे ये सारे सुविधाएं। और इसके हिसाब से यहां पर अन्नपूर्णा भंडार चालू हुआ, जिसके हिसाब से महिलाओं के पास 3,000 रुपए पहुंचना चाहिए। लेकिन जब यह चालू हुआ तो तब दो दिक्कतें आ गए हैं। एक तो देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी ये वाला जो स्कीम चलाते थे 1,000 रुपए में वोट खरीदने का, तो वहां पर बहुत सारे जिनको एड नहीं मिलना चाहिए, जो नॉन एग्जिस्टिंग है, उनके पास भी पैसा जा रहा है। हजारों करोड़ों का घोटाला हो रहा है यहां पर, वो तो रुकना है। और वो रुकने के लिए गवर्नमेंट जब फॉर्म 12 पेज का एक क्रिएट करता है तो वहां पर मुसीबतें ये हो जाता है, वो काम एग्जीक्यूट करने के लिए कोई लोग ही नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी पिछले 15 साल में बंगाल में कोई रिक्रूटमेंट किया ही नहीं, सबको यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ करके उनका पार्टी का जो कैडर है उसको घुसा दिया। जिनका काम ही होता था गवर्नमेंट को काम नहीं करना है, पार्टी को ये सारे फैसिलिटी मिलने के बाद कैसे आगे ले जा सकता है वो सारी चीज करना। और इसलिए यहां पर जब एड देने का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है, तो गवर्नमेंट के सामने बहुत सारी मुश्किलें आ जाता है। इसलिए यहां पर भी डिसीजन हो गया है कि सबसे पहले तो पंचायत लेवल में रिक्रूटमेंट चालू हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल 11,000 गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट हो जाएगा, 11,000 लोगों को नौकरी मिलेगा और जो ये सारे जो गवर्नमेंट का काम है वो एग्जीक्यूट करने वाला है। तो उसके मतलब हर जो प्रॉब्लम है जहां पर ठक्कर लग रहा है उसको धीरे धीरे सॉल्व करना है। जनता का कॉन्फिडेंस जीतना है, जनता के पास उनका जो प्रॉपर सुविधा है वो पहुंचना है। उनका कॉन्फिडेंस लेके बंगाल में जो एंटी बंगाली एंटी इंडियन काम कर रहे थे उसको पूरा पॉलिटिकली डिमोलिश करना है। बंगाल में डबल इंजन का जो प्रॉपर वे है वो बंगाल को दिखाना है, यही था मेन एजेंडा। और उसके लिए पॉलिटिकली बहुत सारे गेम खेलना पड़ेगा, बहुत सारे कड़े से कड़े डिसीजन लेना पड़ेगा। और सवाल यहां पर उठ रहा था क्या यह ले पाएंगे, क्योंकि बंगाल में पहले बार भाजपा का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है। लेकिन अमित शाह जी आके खुद बोल देता है कि शुभेंदु दादा जिस गति से दौड़ रहे हैं उनके सामने अमित शाह जी भी थोड़ा पीछे हट जा रहा है। तो इसके मतलब बंगाल कुछ ही दिन में ही बैठना सीखेगा, चलना सीखेगा और उसके बाद दौड़ना सीखेगा। ये जो कॉन्फिडेंस है ये सेंट्रल लीडरशिप का है। और अगर सेंट्रल लीडरशिप का इतना कॉन्फिडेंस किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आता है तो डेफिनेटली उसका जो फायदा है वो आम जनता के पास चलेगा ही। और इसलिए एक साइड में ममता बनर्जी का पॉलिटिकल साम्राज्य खत्म हो रहा है और दूसरे साइड में डेवलपमेंट और गवर्नमेंट एड पहुंचाने का काम भी पूरे तरीके से चल रहा है। क्या बोलेंगे बंगाल के ये पूरा सिचुएशन लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।